हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोहम कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉजिक्स फन। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सीएसएस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सीएसएस का वर्जन कौन सा है और सीएसएस को किसने बनाया और कब बनाया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सीएसएस को हम कैसे यूज करते हैं, दैट मीन्स उसका सिंटेक्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सीएसएस को हम अपने एचटीएमएल फाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं, यानी कि लिंक करते हैं। सपोज हमने कोई भी वेब पेज बनाना है, सबसे पहले हम उसका क्या बनाएंगे, एचटीएमएल फाइल यानी कि एचटीएमएल पेज बनाएंगे। उसके बाद हमें उस पर स्टाइलिंग करनी होगी। अब हम उसको स्टाइल कैसे करेंगे, सीएसएस को एचटीएमएल फाइल से लिंक करेंगे, तब जाके वहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम कैसे एचटीएमएल फाइल में लिंक करते हैं, उसके 4 वेज हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेलेक्टर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस इज स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, दैट मीन्स स्टाइलिंग अ वेब पेज। यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वेब पेज को स्टाइल कर रहे हैं, दैट मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग स्टाइल ऑन वेब पेज। किसी वेब पेज को स्टाइल करना सीएसएस का काम होता है। यानी कि हम सीएसएस को क्यों यूज करते हैं, किसी वेब पेज को स्टाइल करना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमने एक वेब पेज बनाया, ठीक है, उसमें हमने कंटेंट डाला एचटीएमएल के थ्रू। ठीक है, यानी कि हमने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया किसके थ्रू, एचटीएमएल के थ्रू। अब उसके बाद हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे, दैट मीन्स उस पर हम कलर वगैरह लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। उसके बाद हम बॉर्डर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, वो सीएसएस की हेल्प से करेंगे। ठीक है, सीएसएस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हैकन वीएम ली। यानी कि सबसे पहले प्रपोज किसने किया था सीएसएस को, हैकन वीएम ली ने। कब किया था, 10 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ सीएसएस इज रिलीज्ड इन 1996। यानी कि सबसे पहले प्रपोज हुआ था 1994 में, उसके बाद ली ने क्या किया, 1996 में उसका फर्स्ट वर्जन रिलीज किया। ठीक है, एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सीएसएस इज सीएसएस 4। यानी कि जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है सीएसएस का, वो सीएसएस 4 है। वो कब रिलीज हुआ था, 15 दिसंबर 2020 में। ठीक है, तो ये था हमारा सिंटेक्स, सीएसएस का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि सिंटेक्स क्या होता है सीएसएस का। तो सीएसएस अप्लाई करने के लिए एज ए सिंटेक्स हम तीन रूल उसका अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सेलेक्टर, यानी कि किस एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है, किस पे हमें स्टाइल अप्लाई करना है, सेलेक्ट हमने कर लिया। उसके बाद प्रॉपर्टी मीन्स हमें क्या चीज़ अप्लाई करना है। हमने पहले सेलेक्ट किया, उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, वो दैट मीन्स प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, दैट मीन्स वैल्यू। सेलेक्टर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम क्या डालेंगे, उसकी प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें बैकग्राउंड कलर लगाना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर किसी भी वेब पेज पे सेट करना है, तो एज वी नो दैट बैकग्राउंड कलर यानी कि बैकग्राउंड किस में आएगा, बॉडी टैग के अंदर। यानी कि बॉडी टैग ने क्या किया है, पूरे वेब पेज को कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉडी एज ए सेलेक्टर यूज करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी यानी कि बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू यानी कोई भी हम कलर दे सकते हैं, सपोज रेड। ठीक है, तो वहां पे बैकग्राउंड कलर हमारा सेट हो जाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, टू अप्लाई मोर देन वन प्रॉपर्टी सेपरेट ईच डिक्लेरेशन विथ अ सेमीकोलन। यानी कि हमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगाने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं, यानी कि ज्यादा प्रॉपर्टी लग सके। बॉडी पे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया, सेमीकोलन, उसके बाद हमें और भी प्रॉपर्टी लगानी हो तो सेमीकोलन से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सीएसएस को वेब पेज में कैसे ऐड करते हैं। उसके 4 तरीके होते हैं, जैसे इनलाइन सीएसएस, एम्बेडेड सीएसएस यानी कि इंटरनल सीएसएस, और थर्ड आता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस, और फोर्थ आता है हमारा इंपोर्ट स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन सीएसएस देखते हैं कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है। इनलाइन सीएसएस में क्या होता है, जो हमारा स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसका सिंटेक्स होता है, वो हमारा एचटीएमएल कंटेंट के अंदर लिखा जाता है, एचटीएमएल कंटेंट के टैग के अंदर लिखा जाता है। सपोज हमें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि बॉडी टैग का मैंने एग्जांपल लिया, तो बॉडी टैग का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम क्या लेंगे, बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे इनलाइन सीएसएस। बॉडी टैग, उसके बाद हमने स्टाइल एक एट्रीब्यूट लगाया, उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यानी कि हमारा इनलाइन सीएसएस हो गया, जो कि हमारा एचटीएमएल एलिमेंट यानी कि एचटीएमएल टैग के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, वो हमारा इनलाइन सीएसएस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा embedded internal CSS. This allow you to style an element on the page from a single place. We do this by embedding the CSS information with style tag in the head of your document. ये जो embedded CSS होता है वो हम हमेशा head tag के अंदर यूज करते हैं। यानी कि जो हम HTML का फाइल बनाया, HTML फाइल में हमारा head tag होगा, head tag के अंदर हम style tag यूज करेंगे ताकि हम उसमें CSS अप्लाई कर सके। ठीक है, ये हमारा था embedded CSS।
यानी कि इनलाइन जो हम बॉडी टैग के अंदर यानी कि HTML एलिमेंट टैग के अंदर अप्लाई करते हैं, और एम्बेडेड CSS क्या है, जो कि हम स्टाइल टैग यानी कि हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये था हमारा इंटरनल CSS। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, इसमें हम एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं CSS का, जो कि सेव होता है डॉट CSS से, यानी कि फाइल नेम डॉट CSS। हमने एक HTML का फाइल बनाया, अब हमें उस पर एक CSS की फाइल उसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML में जाएंगे और वहाँ पे हम लिंक टैग यूज करेंगे, उसमें हम href देंगे यानी कि हाइपर रेफरेंस देंगे किसका, एक्सटर्नल फाइल का, जो हम CSS से यूज कर रहे हैं, यानी कि फाइल नेम डॉट CSS वो हमारा href में इंक्लूड होगा। ठीक है, वहाँ पे फिर एक्सटर्नल CSS हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद जब एक्सटर्नल CSS अप्लाई हो जाएगा, ये हम एक और तरीका है @import का, यानी कि फोर्थ इंपोर्ट स्टाइल है, यानी कि इसमें भी हम एज ए एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। इसका एट्रीब्यूट कौन सा है, @import URL और एक्सटर्नल CSS का एड्रेस या डेस्टिनेशन। ठीक है, ये भी हमारा स्टाइल टैग के अंदर यूज होगा विद इन हेड टैग। ठीक है, तो ये तो हमारा कैसे कैसे हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML फाइल से। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे HTML फाइल को और CSS फाइल को इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने VS कोड पे। अब हम देखते हैं कि CSS को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने HTML फाइल में। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं HTML का फाइल मैंने बनाया, लॉजिक्स फॉर्म। मैं इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, लॉजिक्स डॉट HTML। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक HTML का फाइल बनाया और एक CSS का फाइल बनाऊंगा जब मैं एक्सटर्नल CSS देखूंगा तब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक HTML लिख लेता हूँ, HTML का कोड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हेड टैग। आफ्टर दैट वी विल राइट टाइटल टैग। टाइटल टैग में CSS मैंने डाल दिया CSS। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग में मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ p टैग यूज करके, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैंने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ टैग में क्या मैंने लिख दिया, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब हम इस पे सबसे पहले इनलाइन CSS अप्लाई करेंगे। तो इनलाइन CSS कैसे अप्लाई करते हैं, हम इसे मतलब किसी भी HTML के एलिमेंट में, HTML के एलिमेंट मैंने यहाँ पे p टैग के अंदर मैंने लिख दिया स्टाइल, और उस पर मैंने दे दिया कलर मैंने रेड दे दिया, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ का कलर होगा वो रेड कलर होगा। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ का जो कलर हो गया वो रेड कलर का होगा। ये था हमारा इनलाइन CSS। इनलाइन CSS कैसे हुआ, ये जो हमारा CSS है वो हमारे HTML कंटेंट यानी कि HTML एलिमेंट के अंदर यूज हुआ। ठीक है, ये था हमारा इनलाइन CSS। तो अब हम देखते हैं एम्बेडेड CSS, यानी कि हमारा वो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर भी यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्बेडेड CSS देखते हैं, स्टाइल। ठीक है, मैंने एक सेलेक्टर, एज वी नो दैट सबसे पहले हम सेलेक्टर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद वैल्यू। तो सेलेक्टर हम यहाँ पे लेते हैं बॉडी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, बॉडी मीन्स पूरा वेब पेज, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए इसका ब्लू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ब्लू कलर। उसके बाद मैंने यहाँ पे रन किया इसको, यहाँ पे जो बॉडी यानी वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो चुका है। दैट मीन्स एम्बेडेड CSS हमारा अप्लाई हो चुका है। एम्बेडेड CSS हमने कहाँ पे अप्लाई किया, स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल टैग किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा इनलाइन CSS एंड एम्बेडेड CSS। अब हम प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं, प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे P में
कलर दिया, p का टेक्स्ट कलर दिया रेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ एम्बेडेड CSS में इसका कलर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एम्बेडेड CSS में दे दिया है कि बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर यानी कि जो पैराग्राफ का कलर होगा वो ब्लू होगा एम्बेडेड CSS में, और मैंने इनलाइन CSS में दिया कि जो पैराग्राफ का कलर होगा वो रेड होगा। तो अब इसमें से कौन रन होना चाहिए? ऑब्वियसली इनलाइन CSS। क्यों? क्योंकि इनलाइन CSS की जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेव किया, फिर मैं उसको रन करूँगा। यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट का यानी कि पैराग्राफ का कलर था वो रेड हो चुका है, दैट मीन्स इनलाइन CSS यहाँ पे रन हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इनलाइन CSS हटा देते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने इनलाइन CSS हटा दिया, उसके बाद मेरा कौन सा रन होना चाहिए? एम्बेडेड CSS, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है, दैट मीन्स जब तक इनलाइन CSS अप्लाई होगा सेम सेलेक्टर पे तब तक वहाँ पे एम्बेडेड CSS अप्लाई नहीं हो सकता। अप्लाई हम करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, रन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनलाइन CSS अप्लाई हो चुका है उस सेलेक्टर में सबसे पहले ही, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को हम कैसे लिखते हैं? पहले हम इसका एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल CSS का सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, लॉजिक्स फॉर्म डॉट CSS, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेम पैराग्राफ यानी कि p एज ए सेलेक्टर यूज किया, फिर वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर मैंने डाला कलर रेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव किया। अभी तक मैंने यहाँ पे HTML फाइल में logicsform.css यानी कि CSS की फाइल अभी मैंने अटैच नहीं की है, ठीक है, तो अभी अप्लाई नहीं होगा। अब हम इसको अटैच कैसे करेंगे? इसको हम हेड टैग के अंदर अटैच करते हैं, ठीक है। लिंक टैग, लिंक, यहाँ पे मैंने रेल स्टाइल शीट एज ए एट्रीब्यूट यूज किया है, और href मीन्स उसका जो फाइल का लोकेशन है, CSS का फाइल का लोकेशन उसको लिंक प्रोवाइड कराता है href, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉजिक्स फॉर्म डाल दिया CSS का फाइल नेम, और यहाँ पे मैंने सेव किया और इसको रन किया, यानी कि हमारा जो लॉजिक्स फॉर्म डॉट CSS है वो रेंडर हो चुका है किसमें? HTML वाले फाइल में, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा पैराग्राफ का जो कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो हमारा रेड हो चुका है, दैट मीन्स वहाँ पे एक्सटर्नल CSS अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल CSS। अब हम यूज करते हैं इंपोर्ट CSS। इंपोर्ट CSS हम कैसे यूज करते हैं? ये यहाँ पे लिंक टैग यहाँ पे यूज नहीं होगा इंपोर्ट CSS जब हम यूज करते हैं तो, ठीक है। सर इसको भी हम स्टाइल टैग के अंदर यूज करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर मैंने लिखा @import, ठीक है। इंपोर्ट URL मीन्स अब उसका जो फाइल का लोकेशन होगा, दैट मीन्स logicsform.css। अब हम उसको डबल कोट्स में एंटर कराएंगे logicsform.css, दैट मीन्स अब यहाँ पे logicsform.css जो है वो मतलब रेंडर हो चुका है HTML वाले फाइल में, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और मैं इसको रन करूंगा, दैट मीन्स फिर से हमारा जो स्टाइल था वो अप्लाई हो चुका है। अब हम एक दूसरा स्टाइल अप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने गया, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट का पोजीशन है वो चेंज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, हमने इसको अलाइन किया सेंटर पे, यानी कि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो डायरेक्ट सेंटर पे आ जाएगा। मैंने इसको सेव किया, उसके बाद रन किया। देखिए अब हमारा जो पैराग्राफ है यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ चुका है। तो ये हमारा था इंपोर्ट CSS, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, एम्बेडेड CSS। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल CSS है और इंपोर्ट CSS है, एक्सटर्नल CSS और इंपोर्ट CSS दोनों एक ही काम कर रहा है, दैट मीन्स वो एक्सटर्नल फाइल को अटैच कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं तो केवल एक फाइल यानी कि एक CSS की फाइल HTML पे अप्लाई हो सकती है, और जब हम @import URL वाला CSS अप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स उस पर दो या दो से अधिक CSS की फाइल उस पर रेंडर हो सकती है। कैसे? सपोज मैंने एक abc.css फाइल बनाया और एक और मैंने CSS फाइल बनाया, उसका नाम रख दिया xyz.css, ठीक है। और मैंने एक HTML फाइल में एक abc.css को मैंने रेंडर कराया,
ठीक है। दैट मीन्स उसमें भी कौन सा स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, abc.css। अभी उसमें xyz.css अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको रेंडर नहीं करवाया। तब हम उसको रेंडर कैसे करवाएंगे, अब जो हमारा xyz.css है वो हम उसको @import करवाएंगे abc.css फाइल में। कैसे, abc.css में जाके उसमें आप @import फिर उसका URL यानी कि एड्रेस, फिर जाके हम abc.css को जब हम HTML फाइल में रेंडर करवाएंगे, दैट मीन्स लिंक करवाएंगे, तो उसके बाद हमारा abc.css एंड xyz.css दोनों अप्लाई हो जाएगा हमारा HTML फाइल पे। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका कैसे हम अपने HTML फाइल को CSS फाइल से अटैच करते हैं, यानी कि किसी भी वेब पेज पे कैसे हम CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, CSS सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड और सेलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। यानी कि कोई भी हमें सेलेक्टर यानी कि किसी चीज़ पे हमें स्टाइल अप्लाई करना है, दैट मीन्स किस पे करना है, ठीक है, वो एज ए सेलेक्टर यूज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी कि हमें किसी वेब पेज पे बैकग्राउंड कलर यानी कि अप्लाई करना है, तो वो बैकग्राउंड कलर किस टैग के अंदर आएगा, बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग वहाँ पे एज ए सेलेक्टर यूज हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक सपोज एक क्लासरूम है। ठीक है, अब क्लासरूम में एक सर ने बोला कि रोल नंबर 2 स्टैंड अप, यानी कि सर ने क्या बोला, रोल नंबर 2 स्टैंड अप, यानी कि सर ने क्या सेलेक्ट किया, रोल नंबर 2, यानी कि अब उस पे जो उनको काम करवाना है वो अपना करवाएंगे। यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट किया रोल नंबर 2। तो इसी वे में CSS में भी हम यूज करते हैं सेलेक्टर्स, यानी कि किस चीज़ पे हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो सेलेक्टर्स बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, जो हमारा HTML के टैग्स होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, सपोज हमें H1 टैग में मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो अब हम उसको स्टाइल करना है, तो सबसे पहले हम एज ए एलिमेंट यूज करेंगे, एज ए एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। कैसे, H1 फिर उसकी प्रॉपर्टी फिर उसकी वैल्यू, यानी कि H1 हमारा क्या था, एलिमेंट था, किस चीज़ का, HTML का। ठीक है, वो क्या था, हमारा टैग था, इसलिए वो हमारा HTML का एलिमेंट है। सो एलिमेंट सेलेक्टर H1 हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ID सेलेक्टर। अब हम किसी भी बहुत सारे कंटेंट है, किसी भी वेब पेज में बहुत सारे कंटेंट है, हमने एक एक कंटेंट को अलग अलग ID प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ID ये। ठीक है, अब हम उसे स्टाइल करना है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, एज अ ID सेलेक्टर हम उसको कॉल करेंगे अपने CSS में। कैसे कॉल करते हैं ID सेलेक्टर को हैश फिर उस ID का नेम, फिर उसके बाद हम उस पर प्रॉपर्टी और वैल्यू अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है कि बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे कंटेंट के अंदर एक क्लास बना होगा, यानी कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे कंटेंट होंगे। ठीक है, तो अब उस सारे कंटेंट पे जो उस क्लास से एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो, उस पे हमें स्टाइल करनी हो, तो हम एज ए क्लास सेलेक्टर उसको हम यूज कर सकते हैं। अब क्लास सेलेक्टर हम कैसे यूज करेंगे, अपने CSS फाइल में डॉट फिर उसका क्लास नेम। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ID और क्लास में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सेम एक क्लास का। ठीक है, सर ने बोला कि रोल नंबर 2 या रोल नंबर 3 कल एब्सेंट रहेगा। दैट मीन्स उन्होंने एक ID सेलेक्ट की, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर वही वो बोलते हैं कि क्लास 12 कल एब्सेंट रहेगा, दैट मीन्स उन्होंने पूरी क्लास को रेंडर करवाया, यानी कि उन्होंने पूरी क्लास को सेलेक्ट किया और बोला कि कल वो एब्सेंट रहेगा। दैट मीन्स ये डिफरेंस है ID और क्लास में। ID मीन्स एक पर्टिकुलर स्टूडेंट और क्लास मीन्स वो क्लास जिस क्लास के अंदर बहुत सारे कंटेंट या बहुत सारे स्टूडेंट बिलोंग करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि सपोज हमारे वेब पेज में जितने भी कंटेंट हैं, बहुत सारे कंटेंट होंगे एज वी नो। अब हमें सेम प्रॉपर्टी सारे कंटेंट पे लागू करनी है, तो हम वहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करेंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर हम कैसे यूज करते हैं, स्टार फिर उसकी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल स्टार हमने यूज किया, यानी कि यूनिवर्सल, यानी कि पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उस पे जितना कंटेंट होना चाहिए, जितना कंटेंट उस वेब पेज में बिलोंग कर रहा है, वो सारा प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी जो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि जब हमने प्रोवाइड किया यूनिवर्सल सेलेक्टर में कोई भी प्रॉपर्टी, तो वो सारे कंटेंट पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, हमें एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करना है कि हमें इस पे ये लागू करना है, इस पे ये अप्लाई करना है, हमें ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाई पहले से ही कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर मीन्स ये हमारा कोड की लेंथ को डिक्रीज करता है। सपोज करो कि H1 टैग है,
उसमें मैंने कोई भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई की, फिर हमने एक पैराग्राफ टैग में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे H1, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद पैराग्राफ दैट मीन्स HTML एलिमेंट, फिर उसके बाद हम उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो उस प्रॉपर्टी जहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा वो दोनों में अप्लाई होगा, किसमें H1 में भी और पैराग्राफ टैग में भी अप्लाई होगा। ठीक है, ये था हमारा ग्रुप सेलेक्टर। ये हम किस लिए यूज़ किए, ताकि हमारा जो कोड का लेंथ है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, हमें एक एक करके अप्लाई नहीं करना पड़े, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर यूज़ किया। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने VS कोड पे। तो अब हम आ गए हैं अपने VS कोड पे। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कि जो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ टैग में दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पे HTML का एलिमेंट कौन सा है, दैट मीन्स पैराग्राफ, यानी कि P टैग है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एज ए एलिमेंट सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, P टैग यहाँ पे एलिमेंट है, हम यहाँ पे एक्सटर्नल CSS में हम गए। अब यहाँ पे P यानी कि ये हमने एलिमेंट कॉल किया, उसके बाद हमने एक, जैसे हम CSS को यूज़ करते हैं दैट मीन्स कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या डालेंगे, उसकी प्रॉपर्टी। अब P टैग में हमें क्या करना है, सपोज करो फॉन्ट साइज हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, फॉन्ट साइज हमारा होना चाहिए कम से कम 40 पिक्सल। ठीक है, 40 पिक्सल। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब हमारा जो 40 पिक्सल है वो हमारे किस पे अप्लाई होगा, ये पैराग्राफ पे, यानी कि जो पैराग्राफ है वो किस एलिमेंट के अंदर है, पैराग्राफ टैग के अंदर है। दैट मीन्स हमने उसको एज ए एलिमेंट सेलेक्टर उसको कॉल किया। अब हम इसको रन करेंगे, सेव किया, फिर मैं इसको रन करूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पैराग्राफ का जो साइज है वो 40 पिक्सल इंक्रीज हो चुका है, यानी कि उसका साइज जो है बड़ा हो चुका है, यानी कि हमारा जो CSS जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट सेलेक्टर हम एज ए एलिमेंट यूज़ किया। किस चीज़ का एलिमेंट, HTML का एलिमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम आते हैं ID सेलेक्टर पे। अब हम इस पैराग्राफ टैग में हम एक ID देते हैं, सपोज करो ID हमने दिया। हम ID कैसे देते हैं, ID इज इक्वल टू कोई भी नाम दे दिया मैंने, पारा। ठीक है, पारा मैंने एक आईडी दे दिया। अब मैं उसको कॉल करूंगा अपने CSS फाइल में। अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, आईडी को हम कैसे कॉल करते हैं, हैश, फिर उस आईडी का नेम। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैश और उस आईडी का नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैश यूज किया और उस आईडी का नेम दे दिया पारा। ठीक है, अब हम इसका सपोज डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक कलर यूज कर लेते हैं, कलर। हमने एक कलर यहाँ पे एक अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कलर भी अप्लाई हो चुका है। दैट मीन्स हमारा आईडी सेलेक्टर काम कर गया, यानी कि आईडी हम कैसे यूज किए, हैश और आईडी का नेम। ठीक है, ये था हमारा आईडी सेलेक्टर यूज करने का तरीका। अब हम देखते हैं क्लास को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सेम क्लास, यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट, अब उसमें मैंने सेम पारा लिख दिया, यानी कि क्लास का नेम मैंने एक डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे कैसे इसको रेंडर कराएंगे, अब हम इस पे कैसे स्टाइल अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो आईडी में हमने हैश यूज किया था, यहाँ पे हमने यहाँ पे हैश यूज किया था। अब हम क्लास यूज कर रहे हैं, तो क्लास को हम कैसे कॉल करेंगे, डॉट। ठीक है, फुल स्टॉप, फिर उसके बाद क्लास का नेम। ठीक है, तब जाके हम उस पर जो हमारा क्लास का नेम है उस पर स्टाइल अप्लाई हो पाएगा। अब हम डिफरेंस दिखाने के लिए एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, सपोज फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया, इसका मैंने एक वैल्यू दे दी। ठीक है, फिर मैंने इसको सेव किया। अब इसको हम रन करेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए कि फॉन्ट वेट, यानी कि ये हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो पैराग्राफ है, वो उसका फॉन्ट वेट 900 हो गया, यानी कि वो एक तरह से बोल्ड हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा क्लास सेलेक्टर यूज करने का तरीका। अब हम कैसे, इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर दैट मीन्स वो पूरे जितने भी वेब पेज में कंटेंट है वो सारे एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एक और मैं कंटेंट ले लेता हूँ,
सपोज S3 में मैंने एक कंटेंट लिया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। एक और मैं एलिमेंट ले लेता हूँ H2 में, H4 में ले लेता हूँ, ठीक है। H4 में मैंने लिख दिया CSS इज स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 कंटेंट ले लिया, एक दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एंड थर्ड CSS इज स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज ए यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करके मुझे पूरे कंटेंट को क्या करना है, सेंटर पे लाना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे यूज होगा, स्टार यूज करके, ठीक है। यहाँ पे स्टार फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने डाल दिया कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब क्या है कि उस वेब पेज के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे वो सारे सेंटर पे आ जाएंगे, हमें एक एक करके सेंटर पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत है कि सारे कंटेंट को सेंटर पे लाओ, तो हम सारा कंटेंट यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करके हम उसको सेंटर पे ला सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, फिर हमने इसको रन किया। अब ये देखिए हमारा जो इस वेब पेज के जो अंदर सारा जो कंटेंट था वो सारा एलिमेंट सेंटर पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया। यूनिवर्सल सेलेक्टर मीन्स सारे एलिमेंट को वो सेलेक्ट करके और जो उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो हम उस पर कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर मीन्स हमें बहुत सारे स्टाइल सेम कंटेंट पे अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि क्लास जब हमने पारा बनाया था उसमें ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, कौन सी प्रॉपर्टी, साइज 40 पिक्सल, कलर ये और फॉन्ट वेट 900। अब हमें सेम प्रॉपर्टी इस S3 एंड H4 में अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हम इसमें कैसे करेंगे, एज भी हम सपोज एक क्लास दे देते हैं, क्लास कंप्यूटर, ठीक है। और हम यहाँ पे भी एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, क्लास CSS, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर सेम प्रॉपर्टी यानी कि जो हमारा पारा क्लास में अप्लाई हो रहा है वो सेम प्रॉपर्टी अगर इन पे भी लागू करनी है तो हम एज अ ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, यानी कॉमा डॉट कंप्यूटर कॉमा डॉट CSS, यानी कि हमने तीनों क्लास का नाम अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद हमने सेव किया इसको, फिर उसको हम रन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा जो कंटेंट था वो सारा सेम प्रॉपर्टी यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब सेम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक ही प्रॉपर्टी तीनों टेक्स्ट पे यानी कि तीनों हमारा जो पैराग्राफ था, तीनों कंटेंट था, उस पर हमने अप्लाई कर दिया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे कैसे किया, ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज करके, ठीक ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज हो चुका है, फिर उसके बाद हमने एलिमेंट सेलेक्टर देख लिया, फिर उसके बाद हमने क्लास सेलेक्टर देख लिया, ID सेलेक्टर देख लिया और यूनिवर्सल सेलेक्टर देख लिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि फॉन्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।